पहला बात, मुझे देख के हंसना बंद करो, जो ये अभी देख के हंस रहे हो ना, ये हंसना बंद करो। और दूसरा बात, अगर अभी के टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो ये सब मैंने पहन के रखा है, तो उसके लिए आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% से लोगों का कहना होगा कि भाई हमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्टॉक्स में हमें बेहतर रिटर्न मिलेगा। लेकिन वहीं पे सेम बात अगर मैंने आपको 2008 के रिसेशन के टाइम पे बताया होता, 2020 के कोरोना के कारण जो मार्केट में क्रैश आया था उस टाइम पे बताया होता, जब रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ होगा उस टाइम पे बताया होता, तब आपका आंसर क्या होता? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 90% लोगों का कहना होगा कि भाई ऐसे टाइम पे तो हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर क्यों? गोल्ड अभी भी गोल्ड है, ये जो गोल्ड का चेन है ये अभी भी गोल्ड का चेन है, उस वक्त भी गोल्ड का चेन था और स्टॉक मार्केट के रैली के टाइम पे भी ये गोल्ड का चेन है। फिर क्यों टाइम के साथ साथ हम बदल जाते हैं? फिर क्यों जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी की बात आती है तो हमारा फोकस स्टॉक से शिफ्ट होकर गोल्ड में चला जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जहाँ पे किसी कंपनी को 10 साल दुनिया के टॉप कंपनी बने रहने में इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है, वहीं पे गोल्ड का वैल्यू पिछले 5000 सालों से लगातार बढ़ता हुआ आया है, ना कि घटता हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये गोल्ड कितना वैल्यूएबल क्यों है? तो वही हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि वाई गोल्ड्स आर सो वैल्यूएबल। लेकिन उससे पहले मैं ये सब खोल के आता हूँ और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए इतना कुछ करता हूँ। ओके, तो गोल्ड इतना वैल्यूएबल कैसे बना, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि गोल्ड आखिर दुनिया में एग्जिस्टेंस में आया कैसे। हम ह्यूमंस ने कब गोल्ड को एज ए ज्वेलरी पहनना यूज़ किया, कब हमने गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट लेना यूज़ किया, ये सब हमने कैसे यूज़ किया? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 5000 साल पहले। 5000 साल पहले क्या होता था? दुनिया में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि आपके पास राइस है, मेरे पास व्हीट है, मुझे राइस चाहिए और आपको व्हीट चाहिए, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। ये होता था बार्टर सिस्टम, यानी कि चीज़ों के बदले में हम चीज़ देते थे, सामान के बदले में सामान देते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? मान लो आपके पास व्हीट है और आपको चावल चाहिए, लेकिन मेरे पास चावल की जगह फ्रूट्स है, तो हम दोनों एक्सचेंज कैसे कर पाएंगे? वहीं पे जो चावल है वो तो बहुत शायद 2 महीने 3 महीने या फिर और भी कई महीनों तक ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन ये जो फ्रूट है ये तो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। और मुझे चावल चाहिए, लेकिन अगर मुझे पूरे एरिया में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसे फ्रूट्स चाहिए और उसके पास चावल है, फिर मैं अपने फ्रूट्स का करूँगा क्या? ये फ्रूट्स तो मेरे लिए यूजलेस हो जाएंगे। तो इसीलिए लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ और ऐसा चीज़ों का इन्वेंट किया जाए जिसके चलते वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो और वो एक वैल्यू स्टोर करता हो हमारे सामान का। तब दुनिया में यूज़ में बहुत सारे मेटल्स आए, लाइक आयरन आया, कॉपर आया और तभी आया हमारा प्यारा गोल्ड। और गोल्ड के आने के बाद लोगों ने देखा बाकी के जितने भी मेटल्स हैं ये सब भी रह सकते थे यूजेज में, लेकिन ये सब नहीं रहे। पता है क्यों? ये सब इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये सब बहुत जल्दी क्लाइमेट के साथ रिएक्शन करने लगता है। लाइक गोल्ड में रस्ट आ जाता है, उसके बाद कॉपर में रस्ट आ जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। लेकिन गोल्ड अकेला एक ऐसा मेटल है जिस पे जंग नहीं लगता, इसीलिए लोगों ने गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया। ऊपर से गोल्ड का जो कलर है, ये गोल्डन कलर, ये बहुत बढ़िया दिखने को लगता था। ये एक धीरे धीरे चलते चलते ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज से आगे बढ़ के एक स्टेटस सिंबल बन गया, जो जितने भी राजा महाराजा थे, उसके बाद जितने भी लोगों ने दुनिया को रूल किया, उन सब के लिए ये एक स्टेटस ऑफ सिंबल बन गया। इसीलिए तब से गोल्ड आज तक एग्जिस्टेंस में हमारे लिए है। तो अब समझते हैं कि आखिर जब मार्केट में अनसर्टेनिटी का बात आता है तब हम लोग शेयर्स, बॉन्ड, इन सब से अपना पैसा हटा के गोल्ड में इन्वेस्ट करना क्यों पसंद करते हैं? देखो, गोल्ड में इन्वेस्ट करना हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि गोल्ड रेयर है। यानी कि देखो, कल को जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ तब सब लोगों को पता था कि क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम आने वाला था, और क्रूड ऑयल में जब प्रॉब्लम आएगा तो एविएशन सेक्टर को प्रॉब्लम होगा, उसके बाद जो पेंट सेक्टर है उसे प्रॉब्लम होगा, जैसे बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, इन कंपनीज को प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, कहीं कभी कोई क्लाइमेट चेंज आ गया, रशिया यूक्रेन का वार हो गया, कोविड हो गया, क्या इन सब की वजह से गोल्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए गोल्ड के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स यूज करके हम गोल्ड का वैल्यू आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते या फिर आर्टिफिशियली डाउन में नहीं ले जा सकते। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम पैसों की बात करेंगे तो पैसा तो दुनिया में है, लेकिन कभी भी उस कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करके, यानी कि पैसे का सप्लाई बढ़ा दो, मार्केट में ज़्यादा पैसा भेज दो तो पैसे का वैल्यू गिर जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। दूसरी तरफ पैसा मार्केट से खींच लो, जैसे फेडरल रिजर्व अभी कर रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, जिसके चलते डॉलर घूम फिर के अमेरिका वापस जा रहा है, जिसके चलते पूरे दुनिया में डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी इंसान करंट टाइम में गोल्ड के सप्लाई को अपने मन मुताबिक कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि गोल्ड दुनिया में रेयर मेटल है और ये बहुत एक स्टेटस सिंबल क्योंकि बन चुका है, इसीलिए आज गोल्ड वैल्यूएबल है।
इसीलिए जब भी मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी की बात आती है तब हम लोगों का फोकस स्टॉक्स, बॉन्ड, इन सब से हटके गोल्ड में चला जाता है। पर अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे कि गोल्ड में हम आ तो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे अभी के टाइम पे कंपनीज को 10 साल तक प्रॉफिटेबल रहने के लिए इतना ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है, वहीं पे गोल्ड इतने टाइम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक वैल्यू स्टोरेज सिस्टम बना कैसे है। देखो, गोल्ड इंट्रोड्यूस हुआ था कितने साल पहले, 5000 साल पहले, और तब का गोल्ड और अभी का गोल्ड अगर आप देखोगे आपको उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं दिखेगा। क्योंकि मान लो आपके पास एक 100 रुपये का नोट है, आप उसे फाड़ दो, फाड़ने के बाद क्या आप उसे दोबारा जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। ये मेरे हाथ में ये जो बैंडल्स है, इन्हें आप क्या करो, इन्हें आप पिघला दो। पिघलाने के बाद क्या, आप इसे गोल्डन कॉइन का भी आकार दे सकते हो, आप इसे गोल्डन बिस्किट का भी आकार दे सकते हो, इससे आप कुछ ईयर रिंग्स भी बना सकते हो, इससे आप गले का हार भी बना सकते हो। यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये रहेगा तो गोल्ड ही। सेम आप कागज़ के पैसों के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, फाड़ दो वो कागज़ चला गया। आपके एक कागज़ के लिए गवर्नमेंट एक और एक्स्ट्रा नया नोट प्रिंट नहीं कर देगा। इसीलिए गोल्ड के पास इतना ज़्यादा वैल्यू है, और गोल्ड ने पिछले 5000 सालों से हमें ये समझाया है, हमें कन्विंस किया है और ये प्रूफ किया है अपने आप को कि हाँ, मैं वैल्यू को स्टोर करके रख सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी कोई क्लाइमेट चेंज या फिर कुछ बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, लोग मेरे पास ही आएंगे, क्योंकि मेरे सप्लाई को कोई आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके रिलेटेड मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में एक लिंक दे दूंगा। वहाँ पे आप देखेंगे यूएसए में एक ऑक्शन चल रहा होता है, और ऑक्शन में पता है क्या है, ऑक्शन में था एक $20 का नोट। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना नोट है या फिर कुछ फेमस किसी पर्सन का नोट है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एक नोट था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों ने उस नोट का इतना हाइप बनाया कि ये नोट दुनिया में एक ही है, ये है, और उस एक $20 के नोट को खरीदने के लिए लोगों ने $25 से $30 तक खर्च कर दिया। सोचो, अभी के टाइम पे आप एक नॉर्मल एक 100 रुपये का नोट खरीदने के लिए आप 200 रुपये देना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन सेम कुछ लोग हैं वहाँ पे जो लोग उस $20 के नोट के लिए $25 से $30 भी दे रहे हैं। आपको पता है नाइकी का, रोल्स रॉयस का, इन सब का स्ट्रैटेजी क्या होता है? रोल्स रॉयस अपना कार बनाता है लेकिन उसे सेल नहीं करता सबको। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनना पड़ेगा, आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम सबको रोल्स रॉयस बांटता फिरे ना तो हमारे कार का वो वैल्यू नहीं रह जाएगा। सेम नाइकी के जितने भी शूज़ हैं, नाइकी जो ओवर शूज़ होते हैं, जो नाइकी आगे कस्टमर्स को बेच नहीं पाते, नाइकी उन सारे शूज़ को जला देता है, लेकिन उसे 50% या 20% डिस्काउंट में सेल नहीं करेगा, क्योंकि नाइकी को पता है कल को अगर हम 50% डिस्काउंट में सेल करने लग जाए तो किसी ऐरे गहरे के पास अगर नाइकी का शू आ जाएगा तो लोग सोचेंगे इसके पास भी नाइकी का है, मेरे पास भी नाइकी का है, तो मैं 18,000 में खरीद के क्या करूँ, वेट करूँगा सेल के लिए, 9,000 में मिल जाएगा, 5,000 में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, नाइकी का कहना है जला दो शूज़, लेकिन बेचेंगे तो हम 18,000 में, 20,000 में ही शूज़। इसीलिए नाइकी इतना वैल्यूएबल है और नॉर्मल शूज़ इतना वैल्यूएबल नहीं है। सेम सुजुकी का कार वैल्यूएबल क्यों नहीं है? वो बल्क में, हर एक के पास सुजुकी का कार है, हर एक के पास हुंडई का कार है, लेकिन क्या हर एक के पास फरारी है, हर एक के पास लैम्बोर्गिनी है? क्योंकि हर एक के पास नहीं है, इसीलिए वो रेयर है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे, क्या कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये गोल्ड भी कभी इनवैल्यूएबल हो जाएगा? देखो, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे एक टाइम तक डायमंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, लेकिन जब से लैब में डायमंड बनना स्टार्ट हो गया है, डायमंड का वैल्यू, अगर आप खरीद के डायमंड आज के आज खरीद के बेचने जाओगे ना तो उसका वैल्यू 50% तक डिप्रिशिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैब में सेम डायमंड उससे कम प्राइस में बन के तैयार हो रहा है, उसके 50% प्राइस में बन के तैयार हो रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप गोल्ड लैब में बनाने जाओगे, पहली बात तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गोल्ड बनाना लैब में। दूसरी बात, अगर आप बना भी लोगे ना तो 1 ग्राम गोल्ड बनाने के लिए आपको 15 से 20,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे एक नॉर्मल नेचुरल 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का प्राइस कितना है? 5,000 रुपये के आसपास। इसीलिए क्योंकि गोल्ड रेयर है और गोल्ड को कोई सप्लाई कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए गोल्ड वैल्यूएबल है। तो कंक्लूजन क्या है? क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, जब तक गोल्ड आर्टिफिशियली बनना तैयार ना हो जाए। और आखिर में हमें ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड वैल्यूएबल इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं वो वैल्यूएबल है, और कल से अगर हम मानना बंद कर दें कि गोल्ड वैल्यूएबल नहीं है तो वो वैल्यूएबल नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके लिए इतना सब कुछ ज्वेलरी पहना था, उसके बाद अरे सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, कर देना। ओके, बाय।